एक वर्ड इंग्लिश का है बच्चों जिसका मीनिंग आप मुझे बता सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव? कहते नहीं, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट है, जुड़ते चले जाना। एक बच्चे ने आवाज़ करनी शुरू करी, फिर दूसरे ने शुरू करी, फिर तीसरे ने, अब वो सब मिल करके शोर मचा रहे हैं। एक्चुअली शोर नहीं मचा रहे, वो बात कर रहे हैं, वो बोलते ही जोर से हैं। यस और नो? लगता है कि शोर मचा रहे हैं बट वो नॉर्मली बात कर रहे होते हैं बच्चे क्लास में, तो हमें डांटना नहीं चाहिए उन्हें। समझ में आ रही है बात? अब क्योंकि अपने साथी को हमें बोल के बताना है कि भाई उसको हमारी बात समझ में आ जाए, और आगे वाला बोल रहा है तो उससे थोड़ी तेज हमें बोलना पड़ेगा। यस और नो? थर्ड बेंच वाले को उससे थोड़ा तेज, जिससे कि बात पहुंच जाए बगल वाले में। तो ऐसे करते करते ना वो लग जाता है कि शोर कर रहे हैं बच्चे, बट वो बात कर रहे होते हैं। मैनर्ड बच्चे हैं। तो क्यूमुलेटिव का मतलब समझ में आ गया? चलो, तो ये ग्राफियन फॉलिकल में सबसे पहले तो ग्रेन्युलोसा सेल्स की दो लेयर बनानी है। ठीक है। टीचर का काम ये होता है कि वो बातें बता दे जो बुक में मिस हो गई हैं। है ना, टीचर भी तो है बुक के साथ। सीबीएसई ने ये थोड़ी बोला है आपसे कि खाली किताब पढ़ो और बोर्ड में चले जाओ। क्या बोला है? कि इस बुक से पढ़ना टीचर की हेल्प से, तब तुमको समझ में आएगी बुक में लिखा क्या है। तो ये एक लेयर आ गई ग्रेन्युलोसा सेल्स की। लेयर भी है, और आप ये भी कह सकते हैं कि इससे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, बट नॉट दैट मच सॉलिड जैसे कि स्फीयर होता है। कुछ कुछ इसमें खाली जगह भी मिलेगी। एक और लेयर बना देते हैं इसके अंदर। आपको याद होगा 11th क्लास में आपको ये बताया गया था कि कवरिंग के लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। कवरिंग के लिए, सेल की कवरिंग हो या किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की कवरिंग हो, उसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि जो मोलस्का होते हैं, मोलस्का, उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, इसलिए उनके ऊपर शेल है। तो शेल भी एक कवरिंग है। यस और नो? ट्यूनिका, ट्यूनिका भी एक कवरिंग है, ट्यूनिक। यस और नो? सिस्ट, CYST, सिस्ट माने सैक, वो भी एक कवरिंग है। टेस्ट, थीका, लॉरिका, ये सब नाम किसके होते हैं? कवरिंग्स के। थीका वर्ड भी बहुत यूज होता है। अभी क्या हुआ बच्चों कि जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थी ये जुड़ती चली गई और इन्होंने एक स्टॉक बना लिया। यू नो द मीनिंग ऑफ स्टॉक? हाँ, यू नो द मीनिंग ऑफ स्टॉक? अरे स्टॉक का मतलब नहीं जानते? डंडी, है ना? फिलामेंट वॉज द स्टॉक ऑफ स्टेमन, पेडिसल वॉज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। बोलो। तो ये एक स्टॉक बन गया काहे का? ग्रेन्युलोसा सेल्स का एक स्टॉक बन गया। अगर आप बनाने में लग जाएंगे ना डायग्राम को, तो समझेंगे कैसे। और पहले समझ लेंगे तो बनाने का टाइम मिल जाएगा। आप तो काम ऐसे शुरू कर देते हैं कि जैसे हमें पता है कि क्या बता रहे हैं, चलो बना लेते हैं, इनकी बात कौन माने। तो ये एक स्टॉक बना ग्रेन्युलोसा सेल्स का। इसके ऊपर क्या है ये देखिए, ये है सो कॉल्ड ओवम। ओवम इज अ सिंगल सेल। अभी हम सो कॉल्ड बार बार इसलिए बोल रहे हैं, हमें एक्चुअली नहीं मालूम ना। तो ये है मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, और उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। और इसमें एक स्पेशल सिंपल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि फिर से बता दूं गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है। 11th क्लास की बात है ये। उसका नाम है हायालुरोनिक एसिड। क्या है हायालुरोनिक एसिड? एक स्पेशल सिंपल कार्बोहाइड्रेट है विच इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ऑल राइट।
फिर इसके बाहर एक और लेयर होती है जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। किसके बाहर है? ओवम के बाहर। और फिर रेडिएटिंग सेल्स का एक क्राउन है। क्या है? रेडियली इलोंगेटेड सेल्स बताया था। लेकिन इनके बीच में आप प्लीज जगह नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है? ये सेल्स इतनी ज्यादा डेंस होती हैं, जैसे क्राउन, समझ रहे हैं? तो इनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ क्राउन ऑफ रेडिएटिंग सेल्स, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की किरणें होती हैं। तो दिस इज अ क्राउन ऑफ रेडिएटिंग सेल्स, इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। व्हाट इज कोरोना रेडिएटा? कोरोना मीन्स क्राउन ऑफ रेडियली elongated cells, बोलिए, और क्राउन ऑफ रेडिएटिंग सेल्स, एक ही बात है। ये पूरा स्ट्रक्चर रिलीज हुआ था ओव्यूलेशन में। ओव्यूलेशन में आपने देखा था ओवरी के स्ट्रक्चर में ये पूरा स्ट्रक्चर रिलीज हुआ था। तो बाहर जो हमने ये बनाई थी, ये क्या है? कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर क्या है? जोना पेल्यूसिडा। चेक कर लीजिए आप ओवरी का डायग्राम, आपने ये सब बनाया कि नहीं बनाया? जो ओवम रिलीज हुआ था उसमें सबसे पहले एक न्यूक्लियस, उसके बाहर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाहर एक और लेयर, और उसके बाहर क्राउन ऑफ रेडिएटिंग सेल्स। ये तीन बना रखे हैं आपने कि नहीं? नंबर लिख देता हूं मैं इस पे, 1, 2 और 3। मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ठीक है भाई, ये रिलीज हो जाएगा। अब आप वहां पहुंचिए। जो बात ये हुई थी कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे खुद से। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ बच्चों हमने बनाया था, निकालिए उसको। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, वहां पर आपको बच्चों ये भी बताया गया था कि जो एक्रोजोम है उससे तीन खास एंजाइम निकल रहे हैं, एक्रोजोमल एंजाइम्स, जिनका नाम हमने फर्टिलाइजिन भी रखा था, है ना? उनके नाम बता दीजिए और फंक्शन बता दीजिए। जब ये रिलीज होगा तो ये स्पर्मेटोजोआ और ये इसका एक्रोजोम। स्पर्मेटोजोआ बहुत ही छोटा है इसके कंपैरिजन में, यू नो। oogamete में क्या होता है? मेल इज स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तो फीमेल गैमीट बहुत बड़ा है ओवम, स्पर्मेटोजोआ बहुत छोटा है। यस और नो? ये आ गया, इसके पास एक्रोजोम आ गया। तो अब ये क्या करेगा? सबसे पहले एक्रोजोम यहां तक पहुंचने के लिए इस रास्ते को, बैरियर को तोड़ेगा। तो पहला एंजाइम कौन सा था? कोरोना रेडिएटा डाइजेस्टिंग एंजाइम। किसको डाइजेस्ट करेगा? कोरोना रेडिएटा को, अपना रास्ता बनाएगा। उसके बाद दूसरा एंजाइम क्या था? जोनालाइसिन। क्या करेगा बच्चों? जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करेगा। और उसके बाद में ओवम की मेम्ब्रेन तक पहुंच गया वो। अभी उसे उसके अंदर भी जाना है। तो उसके पास क्या मौजूद है? हायालुरोनिडेज। क्योंकि ओवम की मेम्ब्रेन में क्या मौजूद है? हायालुरोनिक एसिड। तो अल्टीमेटली फिर आप कहेंगे अब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो गया, जिसे हम सिनगैमी कहते हैं। लेकिन आपको याद है चैप्टर 1 में मैंने बोला था कि सिनगैमी का मतलब गैमीट का फ्यूजन, और फर्टिलाइजेशन का मतलब ऑल दोज इवेंट्स दैट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अप टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और मैंने बोला था चैप्टर 3 में सीखोगे। तो ये भी फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड होगा, इनका डाइजेशन। हाँ या ना? ये फर्टिलाइजेशन के ही इवेंट्स हैं। और उसके बाद में अभी आगे भी हम कुछ देखेंगे। इस स्टॉक का नाम समझिए, जरा मीनिंग मुझे बता सकते हैं? देखिए, LOUS या LUS, ROUS या RUS, दोनों एक ही बात होती है। अमेरिकन और ब्रिटिश, इनमें क्या करते हैं वो? COLOUR या COLOR। ठीक है? तो LOUS और LUS सेम है। इसी तरह से ROUS और RUS दोनों सेम है। OU या ओनली यू, दोनों कटेंगे नहीं कोई भी इसमें से, समझ लीजिए बात। क्यूमुलस ऊ फोरस, फोरा माने टू बियर। क्या बियर कर रहा है ये? ओवम बियर कर रहा है। ओवम को बियर करने वाला एक स्टॉक जो सेल्स के जुड़ते चले जाने से बना है। क्यूमुलेटिव वर्ड इसीलिए बताया था क्लास की शुरुआत में। तो इस स्टॉक का क्या नाम हो गया? क्यूमुलस ऊ फोरस। अब ये क्या है भाई? ये खाली जगह है, कैविटी। एंट्रम किसी भी कैविटी को कहते हैं बच्चों।
ये एंट्रम है और कोई भी जगह खाली नहीं होती, उसमें फ्लूइड भरा होता है, ग्राउंड सब्सटेंस, यू नो दैट। सेल भी खाली नहीं होती, उसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। टिश्यू भी खाली नहीं होते, उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। ऑर्गन के बाहर भी सिलोमिक फ्लूइड होता है, तो कोई जगह खाली नहीं है। दिस एंट्रम इज फिल्ड विद लिकर पॉलिक्यूलाई। लिकर वो जो शराब होता है उसकी क्या स्पेलिंग होती है? LIQUOR, ठीक है। हमने यहाँ लिक्विड, आप यहाँ भी QUOR और QOR लिख सकते हैं, यहाँ मतलब है लिक्विड से। एंट्रम में क्या भरा है? मुझसे पूछिए एंट्रम में क्या भरा है सर? फॉलिकल का लिक्विड भरा है, क्योंकि ये क्या बनाया है हमने? ये फॉलिकल बनाई है हमने। यही तो लिखा है इतना बड़ा बड़ा, क्या पढ़ रहे हैं हम? तो फॉलिकल के अंदर जो लिक्विड है उसका नाम है फॉलिकल का लिक्विड, और उसका नाम क्या रख दिया? लिकर फॉलिकुलाई। समझ गए? सो दिस इज नॉट दैट लिकर जो आप सोचे कभी, क्योंकि कोई भी जगह खाली नहीं हो सकती। अब ये दो लेयर क्यों बनाई है भाई? तो बात ये हो रही है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये इसकी थीका है, ये इसका कवरिंग है। क्या है ये? दिस पार्ट इज द कवरिंग, द थीका। और इसमें दो लेयर हैं, अंदर वाली थीका इंटरना, लो भाई कितना आसान नाम है, और तो बाहर वाली क्या हो जाएगी? लेकिन अब ये कहां पर है, कैसे है, बुक में एकदम से शुरू कर दी बात, हम समझ भी नहीं पाते ये क्या बोल रहे हैं। जरा पहले बुक को पढ़ ले। पेज नंबर 48, लास्ट पैराग्राफ। हम बुक को वहां से पढ़ेंगे जहां हमारे काम की बात लिखी हुई है। जगह जगह पर ऐसी चीजें मिलेंगी, बाद में जब हम रिवीजन करेंगे सब समअप हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे कि भाई हाँ ये बात वहां है, ये बात यहाँ। पेज 48, लास्ट पैराग्राफ। द सेकेंडरी फॉलिकल soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum. बोलो, एंट्रम में फ्लूइड भरा है, क्या नाम है उसका? फॉलिकल का लिक्विड। लिक्विड इन द फॉलिकल, लिक्विड ऑफ द फॉलिकल, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, मार्क्स नहीं कटेंगे। अब फिर ये कह रहे हैं द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। थीका के बारे में किताब में पहली और आखिरी बार यही बात लिखी है, ना इससे पहले कुछ लिखा ना इसके बाद। बताओ ये आप बीच में से पढ़ते तो क्या समझते? ये कौन है थीका? विच लेयर इट इज? कहाँ से आ गई? इसका कोई डायग्राम है बुक में? लेट मी नो। बीच में से शुरू कर दी बात और खत्म भी कर दी, इससे पहले कहीं थीका की बात नहीं है, इसके बाद कहीं थीका की बात नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? तो दे आर टॉकिंग अबाउट द फॉलिकल, जिसमें जो कवरिंग है थीका है, उसकी दो लेयर हैं, वो हमने यहाँ बना करके लेबल कर ली हैं कि दिस पार्ट इज द थीका। ये चल रहा है ऐसे, समझ गए आप? और लेयर कैसी होती हैं? लेयर ऐसे नहीं होती कि एक रिंग बना दिया आपने, लेयर का मतलब जैसे बलून होता है, फिर उसके अंदर एक और बलून हो गया, तो पूरी कवरिंग हो गई ना। फॉलिकल है ये। आगे ये लिखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, अच्छा भाई सीरियस हो जाओ, that is this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। ये हम बाद में देख लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट right? चलो अब आप इसे बना लीजिए फटाफट। देन वी आर मूविंग ऑन टू oogenesis, द फीमेल gametogenesis।
डन। क्लियर अब करूं बच्चों? स्टिल ए नो इज कमिंग। आप लोग लग रहा है बहुत बड़ा बना रहे हैं इसे। इट डिजर्व्स। इसके बारे में लिखा बच्चों, स्टॉक दैट बियर्स ओवम। दिस इज ओवम, है ना भाई? ओवम के साथ साथ जो लेयर्स हैं, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये भी काउंट होती हैं। बट इन द बुक यू विल फाइंड के मेन बैरियर इसी को बोला गया है, जोना पेल्यूसिडा को। नॉट दिस बट दिस। ऑल दो कोरोना रेडिएटा को भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा, बट मेन बैरियर इज जोना पेल्यूसिडा। एक बार उसको क्रॉस कर गया स्पर्मेटोजोआ, तो क्या होता है जानते हैं? हैं? तब होता है एक कॉर्टिकल रिएक्शन। रिमेंबर, क्या होता? अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ?
हम्म। एक समझदार फैमिली की कहानी सुनाता हूँ। हम सबकी फैमिली समझदार हैं, और मैं देखता हूँ ऐसे ही होता है। ये रब कर दूं ना। अभी थोड़ी देर पहले आंधी आई थी, तो क्या हुआ ये देखो। एक फैमिली के मेंबर्स अपने बड़े से सेंट्रल रूम में, जिसमें बहुत सारी विंडोज हैं, यहाँ पर सेंटर टेबल पर बैठ करके अपने बातचीत कर रहे थे। ये सब विंडो है ये टेबल है, ये यहाँ बैठे हुए थे सब। ये सब बैठे हुए हैं, ठीक है। खिड़कियाँ खुली हुई हैं, ये सब बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, अचानक से किसी एक को ये एहसास हुआ कि एक खिड़की से धूल अंदर आनी शुरू हो गई। आंधी आ रही है ना, तो क्या करते हैं फिर हम। कितनी समझदारी की बात है। बाकी खिड़कियों को बंद कर देंगे, वरना फिर धूल आ जाएगी ना हमारे। इतना बढ़िया हमने साफ करके पूरा रखा हुआ है ड्राइंग रूम को। तो ये साहब जल्दी से भाग के इस खिड़की की तरफ गए बंद करने। ये इधर आए भाग के इसे बंद करने, ये इसे बंद करने गए, ये इसे बंद करने गए, ये इसे बंद करने, ये इधर इसे बंद करने भागे। समझे। जिससे एक साथ सब काम करें तो सारी खिड़कियां जल्दी बंद हो जाएं। देख रहे हैं आप समझदारी। इनको कहाँ जाना चाहिए था। लेकिन आदमी यूजुअली सामने भागता है, पीछे दिखता नहीं ना उसे। इसको कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। बाकी सारी खिड़कियां भी बंद कर दो, वरना उनसे भी धूल अंदर आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब पहला स्पर्मेटोजोआ ओवम के कांटेक्ट में आता है, तो एक कॉर्टिकल रिएक्शन होता है ओवम के एरिया में। क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन, और उससे ओवम किसी भी सेकंड स्पर्म के लिए इम्पर्मिएबल हो जाता है। क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पर्मिएबल। अब किसी भी दूसरे स्पर्म की एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी, इसी को बोलते हैं मोनोस्पर्मी। आपके दिमाग में ये सवाल रहता है ना कि 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ हैं, एक ही क्यों फ्यूज कर रहा है ओवम के साथ। दो क्यों नहीं, तीन क्यों नहीं, चार क्यों नहीं, है ना। तो उसका आंसर क्या है, देखिए। इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए इसे, इंपॉर्टेंट नोट। एज सुन एज द फर्स्ट स्पर्मेटोजोआ, अब आप ये मत कहना दो एक साथ होंगे तो क्या होगा, पांच एक साथ भी तो हो सकते हैं। नहीं, पहला तो एक ही होता है, फर्स्ट तो एक ही होता है ना। बाकी सब सेकंड होते हैं, थर्ड होते हैं, फोर्थ होते हैं। पोजीशन वन जो है वही एक अकेली होती है या एक ही होती है, बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, एज द फर्स्ट स्पर्मेटोजोआ फ्यूजेस विद द ओवम, अभी भी सो कॉल्ड ओवम ही चल रहा है। एज द फर्स्ट स्पर्मेटोजोआ फ्यूजेस विद द ओवम, कॉमा, देयर अकर्स a cortical reaction, there occurs a cortical reaction, cortical reaction लिखा है बोर्ड पे, अब फिर लिख देता हूँ। there occurs a cortical reaction in the membrane of ovum, ये भी तो जानना जरूरी था। in the membrane of ovum, which makes the ovum, which makes the ovum impermeable, impermeable to any second sperm, impermeable to any second sperm, full stop. This is how, this is how polyspermy, this is how polyspermy, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्यूजन ऑफ वन ओवम विद मेनी स्पर्म्स, फ्यूजन ऑफ वन ओवम विद मेनी स्पर्मेटोजोआ, फ्यूजन ऑफ वन ओवम विद मेनी स्पर्मेटोजोआ, ब्रैकेट क्लोज, is prevented,
इज प्रिवेंटेड। समझ में आया? अब पूरा एक बार पढ़िए जरा, क्या बताया आपको कि जैसे ही पहला स्पर्मेटोजोआ ओवम से फ्यूज करेगा, ओवम की मेम्ब्रेन में एक कॉर्टिकल रिएक्शन होगा जिससे ओवम की मेम्ब्रेन किसी भी दूसरे स्पर्म के लिए इम्परमिएबल हो जाएगी, और इस तरह से पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाता है। एक ओवम के साथ बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ फ्यूज नहीं करते। अगली लाइन में लिखिए, चेंज द लाइन। फ्यूजन ऑफ वन ओवम, फ्यूजन ऑफ वन ओवम विद वन स्पर्मेटोजोन, ये कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है, इसी इंपॉर्टेंट नोट का पार्ट है जो कि लाइन बदल के लिख रहे हैं हम। फ्यूजन ऑफ वन ओवम विद वन स्पर्मेटोजोन एज डिस्क्राइब्ड अबव, एज डिस्क्राइब्ड अबव is called monospermy, is called monospermy। एक इंग्लिश का वर्ड दूं, मीनिंग बताएंगे? ये इंग्लिश का है, बायो का नहीं है। क्योंकि आप बायो में फौरन बता देते बहुत सारे गैमीट बनाना, है ना? ये इंग्लिश का वर्ड है, बायो का नहीं है। बहुत सारी शादियां करने वाले को कहते हैं पॉलीगैमस। समझ गए? मोस्ट ऑफ द शेक्स, यू नो, मिल्क शेक एंड दुबई शेक, दे आर पॉलीगैमस। चलो, कमिंग ऑन टू oogenesis। इसके लिए आपको बच्चों 1 फुल पेज चाहिए, फ्रेश पेज। कॉपी से सेपरेट मत करना, जैसे कहते हैं ना पेज निकाल लो कॉपी में, तो फाड़ के देते हैं बच्चे, ये सर निकाल लिया पेज। तो यू नीड 1 फुल पेज फॉर दिस। बिल्कुल टॉप से शुरू करेंगे, नीचे तक आएंगे। और हाँ, यस, इसको भी समझ के चलेंगे। oogenesis में क्या हुआ, एक सेल थी जिसका नाम था oogoneum, हाँ या ना? और इसको आगे बताने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं आपको 11th क्लास का। मियोसिस में एक होता है बेटा मियोसिस फर्स्ट, है ना? इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ हो जाते हैं, और इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनको पता है क्या लिखा जाता है? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? ये तो आपको याद करा दी थी, ला जरा पेन दे दे, है ना? लेप्टोटीन, इसको लेप्टोनीमा भी कहते हैं, जाइगोटीन, पैकिटीन, क्रॉसिंग ओवर यहीं पर होती है पैकिटीन पर, डिप्लोटीन, और डाया, डाई नहीं, डाया माने दो का अलग होना। ये जो है इस पे मैं 2 स्टार लगा रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि डिप्लोटीन के बारे में हमारी क्लास 11 की बुक में पेज नंबर 168 के 3rd पैरा की लास्ट लाइन हमको बताती है, क्योंकि हम मैमल्स हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है oogoneum से oocyte बनेगी, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोसाइट बनी थी, तो oogoneum से क्या बनेगी? oocyte। डिफरेंशिएशन के बाद प्राइमरी oocyte बनेगी पहले, बोलो हाँ या ना? तो oogoneum में डिफरेंशिएशन हुआ तो बनी प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte भी 2n होगी क्योंकि oogoneum भी 2n था। यहां पर लिखा हुआ है पेज 168 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी 3rd पैराग्राफ लास्ट लाइन, कि ये जो डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। हम हैं वो या नहीं? ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स।
ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट मैमल्स। तो उन्होंने वर्टिब्रेट के लिए लिखा है, मतलब ब्रॉड कैटेगरी दी है आपको कि वर्टिब्रेट के ऊ साइट में डिप्लोटीन महीनों बल्कि सालों रह सकती है, यहां पे रुक जाएगा प्रोसेस। ठीक है। ये वाली बात जो 11th क्लास में हमने मार्क करी थी, वहां लिखा था कि ये 12th में चैप्टर 3 में आएगी। वहां पे लिखा होगा, आप चेक कर लेना पेज 168 पे, थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आपको लिखवाया गया था दैट इट विल कम इन क्लास 12 चैप्टर 3। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बात आ गई बच्चों आज। अब हम देखेंगे कि ये डिप्लोटीन स्टेज किसकी स्टेज है? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की फोर्थ स्टेज है डिप्लोटीन। यहां पर आकर के प्रोसेस रुकेगा ह्यूमन फीमेल में। ठीक है। उसके बाद में मियोसिस सेकंड, आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है? दो एन सेल्स बनती हैं, हाँ या ना? लेकिन वो बाईवेलेंट होते हैं उसमें, तो मोनोवेलेंट बनाना है तो मियोसिस सेकंड कराना है, ये पहले ही बता दिया था मैंने आपको। मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस। माइटोसिस को भी हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और इसकी चार स्टेजेस क्या हो जाएंगी? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। ठीक है। साइटोकाइनेसिस यहां भी होगा, साइटोकाइनेसिस यहां भी होगा, तभी तो दो सेल्स और चार सेल्स बनेंगी। यहां पर ये जो है, इससे दो और इससे दो, ऐसे ये चार स्पर्मेटोजोआ बन गए थे कि नहीं बन गए थे? पहले स्पर्मेटिड बने थे, फिर स्पर्मेटोजोआ। तो वो चीज यहां पर, बट यू शुड नॉट फॉरगेट दिस पार्ट। पेज 168 थर्ड पैराग्राफ लास्ट लाइन, व्हाट दे हैव रिटन, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। और ये हम में भी है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे और यहां से सीखेंगे। ये जो oogenesis का प्रोसेस है, ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 फेजेस थी, याद करो। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, 3 थे। ये 3 स्टेज में कंप्लीट हो रहा है, वो स्टेजेस नहीं थी, वो स्टेप्स थे। 3 स्टेज का मतलब ये जो पहला काम हो रहा है, ये हो रहा है प्रायर टू बर्थ, व्हेन फीमेल फीटस इज 25 वीक्स ओल्ड। बोलो। ये बर्थ से पहले हो रहा है काम। इस प्राइमरी ऊ साइट में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है। और ये डिप्लोटीन पर पहुंच करके रुक गया। ये बर्थ से पहले काम हो गया। हमारी बुक भी हमें बता रही है कि बर्थ से पहले जितने भी oogonia जिंदगी में बनाने हैं, वो सब एक एक ओवरी में 20-20 लाख बनते हैं। ठीक है। लेकिन बर्थ से प्यूबर्टी तक जाने में एक ओवरी में 60,000 से 80,000 रह जाते हैं। कितने खत्म हो गए? 19 लाख 40,000 खत्म हो गए। 19 लाख 20 हजार खत्म हो गए। क्या हुआ उनका? डीजनरेट हो गए। डीजनरेट होने का मतलब वो अपने न्यूट्रिएंट्स एग्जिस्टिंग oogonia को देके गए होंगे, है ना? तो ये बर्थ से प्यूबर्टी तक 20 लाख oogonia में से 19 लाख oogonia का डीजनरेशन, ये कहलाता है बच्चों फॉलिकुलर एट्रेसिया। और इसको हम अपनी बुक में, देखिए टर्म नहीं है, डेफिनेशन है। टर्म नहीं है, डेफिनेशन है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। कम ऑन टू पेज 48 अगेन, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। ये कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। ये तो बात ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना? फिर आगे ये लिखते हैं विच इज मार्कडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि वो हुआ था प्यूबर्टी पर और ये बर्थ से पहले ही शुरू हो गया, इसलिए इतना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, मतलब सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ करके पढ़ेंगे तो रटना कुछ नहीं पड़ेगा। वाई द डॉक्टर्स एडवाइज एज्ड कपल्स not to have children, or if they want to, they should be under strict medical supervision। 35 years of age फीमेल है। ठीक है। 35 years of age के बाद फीमेल में जब गेस्टेशन होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो वहां पर बच्चे के अंदर डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो एबनॉर्मल बेबीज पैदा होते हैं।
तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप उनको एडवाइस करते हैं कि आप अंडर मेडिकल सुपरविजन रहिए, कंप्लीट जो स्टडीज़ हैं, चेकअप्स हैं, वो रूटीनली होने चाहिए, जिससे कि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई एबनॉर्मल बेबी डेवलप ना हो या पैदा ना हो। तो उसका रीज़न आपको समझ में आया? क्योंकि अब जैसे 38-39 ईयर्स ऑफ एज की कोई फीमेल हैं, उनका ऊगोनियम तो 41 साल पुराना है। कितनी पुरानी सेल है ये, बर्थ से पहले बन गई थी। समझ रहे हो? तो इतनी पुरानी सेल्स में स्पिंडल फाइबर के टूटने के, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड ना होने के, क्रोमोसोम नंबर कम बढ़ती होने के चांसेस रहते हैं। यही सारी चीजें हम पढ़ते भी हैं। आप देखते हैं मेटाफेज पे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आते हैं, और एनाफेज पे क्या होता है, ये मोनोवेलेंट बन करके सेपरेट हो जाते हैं। ये एक पोल की तरफ जा रहा है, दूसरे पोल की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड या डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड। डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड। अब सोचो अगर ये स्पिंडल फाइबर ऐसे जुड़े थे और फिर ये ऊपर गया, ये नीचे गया, अगर ये स्पिंडल फाइबर टूट जाता और ये सेपरेट होते, तो ये एक ही सेल में दो क्रोमेटिड पड़ जाते। तो ऊपर वाली सेल के पास एक क्रोमोसोम बढ़ जाता, नीचे वाली सेल के पास एक क्रोमोसोम कम हो जाता। यही जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो आप पढ़ेंगे अभी चैप्टर 5 में, कि क्रोमोसोम नंबर कम बढ़ती कैसे हो रहा है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड, ड्यू टू नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड एट मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर टूट गए क्योंकि सेल बहुत पुरानी थी। यू कैन इमेजिन कितनी पुरानी थी। जितनी एज है उससे 1 साल पुरानी थी, क्योंकि बर्थ से पहले उगोनिया बन गए थे। तो इसलिए वो एडवाइस करते हैं एज कपल्स को कि यू शुड हैव रेगुलर चेकअप्स एंड इट शुड बी अंडर कंप्लीट मेडिकल सुपरविजन। ये नहीं कि झोला छाप के थ्रू, जो अनक्वालिफाइड क्वैक्स होते हैं उनके थ्रू, ऐसे नहीं। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में ये सारा होना चाहिए प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन शुड बी कंप्लीट, नो इग्नोरेंस, है ना? क्योंकि देखिए, फिर आगे जो दुख और तकलीफ होगी वो पेरेंट्स को भी होती है, और बच्चा तो तकलीफ से गुजरता ही है, एबनॉर्मल बेबीज जो होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और आप समझ गए ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज द सेल इज़ वेरी वेरी ओल्ड। ये बर्थ से पहले ही बन गई थी मदर के ओवरी में। तो मार्क करिए बुक में क्या लिखा हुआ है। oogenesis is initiated during embryonic development stage when a couple of million, यानी कि 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख, बोलो हाँ या ना, गैमीट मदर सेल जिसका नाम है ऊगोनिया आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। तो दो में मिला के 40 लाख हो गए। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। बोलिए भाई, बर्थ के बाद कोई ऊगोनिया नहीं ऐड होता ना। फिर ये लिख रहे हैं these cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested at this stage। देख रहे हो, अरेस्ट हो गया ना डिप्लोडीन पे। प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस 1 शुरू करके और अरेस्ट हो गया डिप्लोडीन पे, बर्थ से पहले ही मियोसिस शुरू हो गई थी। इसके आगे का प्रोसेस अब स्टार्ट होगा प्यूबर्टी पर। तो सोचो 11 साल लगेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, डिप्लोडीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। और अपने अंदर हमें ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि डिप्लोडीन कितनी लंबी खिंच गई, 10 साल, 11 साल, 9 साल, 8 साल। 8 साल तो नहीं, बट 9 से ऊपर ही, 10, 11, 12, 13, 14, तो वहां तक जा रही है। डिप्लोडीन अरेस्ट हो गई है टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी पीरियड कितना है, ईयर्स में है। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called primary follicle। जो आपने ओवरी के स्ट्रक्चर में देखा था, एक प्राइमरी oocyte आया गुच्छे में से टूट के, ग्रैनुलोसा सेल जुड़ गई, तो क्या बना था, प्राइमरी फॉलिकल। Large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। उस 10-11 साल में 20 लाख में से कितनी बची, 60,000 से 80,000, यानी कि 19,20,000 से 19,40,000 तक डिजेनरेट हो गई। लिखा है डिजेनरेट हो जाएंगी, बस वहीं पर उसे मार्क करके अंडरलाइन करके साइड में जो खाली जगह है वहां लिख दो, इसे फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, सॉरी, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। मुंह से ये निकलता है, क्या करा जाए, वो सत्य है ना, सच है वो।
पूरा लिखिए। डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो देखिए डेफिनेशन है बुक में, टर्म नहीं है। टर्म आपको मिल गया। हम्म। इसको नोट करने की किसी बच्चे को जरूरत है अलग से? मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 एन सेल्स, मियोसिस सेकंड के बाद 4 एन सेल्स, ठीक है ना? इसे मार्क कर लेना आज ही जा करके बुक में। ये जो चीजें आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं सब एनसीईआरटी में पढ़वाऊंगा मैं। ये मत सोचना कि सर अपनी तरफ से कुछ भी बोलते हैं। ऑल राइट। मियोसिस फर्स्ट इज कंप्लीटेड कब? बुक में लिखा है ना, बर्थ से प्यूबर्टी तक अरेस्ट हो जाएगा। प्यूबर्टी पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी। मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पर बच्चों जो रिजल्ट है वो है एक बड़ी सी सेल जिसका नाम है सेकेंडरी oocyte। किससे बनी है? दो बननी चाहिए थी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी थी, हाँ या ना? मेल गेमिटोजेनेसिस में यहां पर भी सेकेंडरी oocyte दो बननी चाहिए थी, लेकिन एक बनी और एक छोटी सी बनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। डज नॉट अंडरगो meiosis second in most of the animals including humans। ये बात जो बच्चों मैंने लिखी है ये पुरानी वाली एनसीईआरटी की है, 2006 से पहले वाली। अब हमारी बुक में ये लिखा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं हम वी आर नॉट श्योर इसका क्या होगा, ये करेगी नहीं करेगी, वी आर नॉट श्योर ऐसे करके लिखा है हमारी बुक में, पढ़ लेंगे हम। ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको डीजेनरेट हो जाना चाहिए और बहुत छोटी सी है, अपने न्यूट्रिएंट्स एग्जिस्टिंग सेल को देकर के चली जाएगी। अब क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड शुरू करेगी। एन हो गई ना ये मियोसिस सेकंड शुरू करेगी बच्चों, और ये मेटाफेज सेकंड पे आकर रुक जाएगी। इसके आगे कुछ नहीं होता। अगर इसके आगे कुछ होगा तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होगा, व्हेन स्पर्मेटोजोआ अराइव्स। अब बताओ मुझे, हर बार होगा क्या ऐसा? जब जब ये बनेगा तब तब स्पर्मेटोजोआ आएगा क्या? नो। एवरी ओव्यूलेशन इज नॉट फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। यस और नो? 3 स्टेजेस में हो रहा है ये काम। पहली स्टेज कब है बच्चों? प्रायर टू बर्थ। उसके बाद में मेच्योरिटी पर, ये तो फीमेल के ऊपर डिपेंडेंट है ना? ये तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, लेकिन यहां पर दूसरे का इन्वॉल्वमेंट हो गया, विच इज नॉट एंश्योर्ड एवरी टाइम। यस और नो? ये एश्योरेंस नहीं है कि हर बार स्पर्मेटोजोआ आएंगे, लेकिन ओव्यूलेशन हर बार होगा। बोलो, तो ओव्यूलेशन में कौन रिलीज होगा? ओवम बना क्या? कौन रिलीज होगा? इसी का तो ओव्यूलेशन होगा। तो आप क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte एट मेटाफेज सेकंड। जब स्पर्मेटोजोआ आते हैं ना बच्चों, तब ये मेटाफेज को तोड़ते हैं। मेटाफेज पे रुका हुआ था ना, तो मेटाफेज पे रोकने वाले फैक्टर्स को ब्रेकअप करते हैं कि सेल साइकिल पूरी करो। ये काम इनका है। बट क्या होगा अभी हम वो भी देखेंगे। हमको पूरी बात समझनी है। अभी तो हम ये समझ लें कि इसके आगे का कोई काम नहीं होगा। कब होगा? जब स्पर्मेटोजोआ आएंगे।
और ये हर बार एश्योरेंस नहीं है कि स्पर्मेटोजोआ आएंगे ही, लेकिन ये एश्योर्ड है कि ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन में कौन रिलीज हो रहा है? जिसे हम ओवम कह रहे थे, अब उसका पता चल गया। किसे कह रहे थे? सेकेंडरी oocyte को। क्या आप पेज नंबर 49 पर देख सकते हैं? फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है उन्होंने? ओव्यूलेशन में कौन रिलीज होगा जिसे अब तक तुम ओवम कह रहे थे, वो है क्या? द ग्राफियन फॉलिकल। अरे इसमें भी सिंगल एफ है एनसीईआरटी में, ये किताब नहीं पढ़ी तुम लोगों ने, डबल एफ वाली पढ़ ली है, और डबल ए है इसमें। नाउ रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, जिसे हम ओवम कह रहे थे, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। आप भी ऐसे ही लिखेंगे। ओव्यूलेशन में कौन रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte, फिर ब्रैकेट में ओवम लिख के आएंगे। सो कॉल्ड ओवम मत कर देना, यू आर नॉट अ टीचर, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको वैसे ही लिखना है बच्चों वाली तरीके से, सेकेंडरी oocyte और ब्रैकेट में ओवम। अभी एक नाम और मिलेगा आगे, क्योंकि अभी मियोसिस पूरी नहीं हुई ना। क्या पता मियोसिस पूरी होने के बाद ओवम बन जाए, क्या पता? बोलो भाई, तुमने अभी कहाँ चैप्टर 3 कंप्लीट किया है बच्चों? देखना इसमें तो है, पेज 49 पर फिगर 3.8 बी डायग्राम, oogenesis का चार्ट है, उसमें ओवम बन गया। देखो भाई, सेकेंडरी oocyte के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, फिर जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुई तो सेकंड पोलर बॉडी और ओवम बना कि नहीं बना? टेल मी। तो क्या पता ओवम मिल जाए, बट आपसे तो प्रॉमिस कर लिया गया, ओवम नाम की कोई चीज ह्यूमन फीमेल में है ही नहीं, अभी तक तो मिली नहीं। आगे अब कहाँ हमें देखना है जा करके? फर्टिलाइजेशन पे जब स्पर्मेटोजोआ आएंगे तो क्या होगा, ये प्रोसेस अभी चलेगा आगे। ऑल राइट, इसी के आगे विल सी व्हाट इट डज, ये क्या करेगा ये देखना है। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद दिस।